हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत है सभी का द माइलस्टोन एकेडमी पर। जल्दी से सभी जुड़ जाओ। गुड इवनिंग, नमस्ते भाई। और ये आपको पता होगा जो इंग्लिश में वो कल चिराग सर अपनी तो बड़ी कहानी सुनाने वाले हैं 10 बजे, तो 10 बजे जुड़ जाना, ठीक है? गमगीन कर देंगे सर। चलो, तो लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया, समितियों तक पढ़ा दिया था, है ना? जो मेन समितियां थी जो संविधान में बनाई गई थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूं संविधान को बनाने में, तो मैंने बताया था संविधान को बनाने में लगभग कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। वो कहानी तो कल ही पता चलेगी यार, क्या है कहानी, ठीक है? तो जब इतना सारा हमने समय लिया तो हमने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और उनसे जो जो चीजें हमें अच्छी लगी वो चीजें हमने अपने संविधान में बोरो कर ली। तो जब फाइनल संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो ऐसी स्थिति में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो किस देश का तैयार हुआ? भारत का तैयार हुआ। तो भारत का जब संविधान तैयार हुआ बनकर, तो इसमें कुल कितने भाग हमने बता दिए, कितने भागों में इसको बांट दिया? 22 भागों में बांट दिया। 22 इसके पार्ट्स कर दिए। अनुच्छेद, आर्टिकल इसमें कितने डाले? तो अनुच्छेद जो थे वो थे 395, ठीक है? आर्टिकल्स कितने थे? आर्टिकल्स थे 395 और 8 अनुसूचियां जोड़ी, 8 शेड्यूल्स जोड़े, ठीक है? तो संविधान जो मूल संविधान था, यानी बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कितने भाग बनाए हमने? 22 भाग बनाए। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी? कितने शेड्यूल्स थे? तो अनुसूचियां थी 8। लेकिन हमने संविधान में क्या किया? हाँ, वो सब चीजें बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है? अभी पढ़ तो लो कि सारे क्वेश्चन पहले ही पूछ लोगे। तो अगर मैं बात करूं तो हमने अपने संविधान में भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत क्या शामिल किया? हमने शामिल किया संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, की भविष्य में अगर हमें कुछ परिवर्तन करना पड़े तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे चलकर हमने संविधान में संशोधन किए और भागों में कुछ उपभाग जोड़ दिए, यानी सब पार्ट्स जोड़ दिए, जैसे 9A, 9B, 4A, इस तरीके से। तो वर्तमान में अगर मैं भाग और उपभाग दोनों मिला लूं तो संविधान में कुल 25 भाग हो जाते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में संविधान में कितने भाग है और ऑप्शन में 22 ही मिलता है और साथ में 25 भी मिलता है, तो आपको वर्तमान में भी कितने भाग टिक करने हैं? 22 भाग ही टिक करने हैं, अगर ऑप्शन में 22 रहता है तो। अगर ऑप्शन में 22 नहीं होता और पूछता है संविधान में वर्तमान में भाग कितने हैं, तब जाकर आपको टिक करना है 25, जो हुआ था यूपी कांस्टेबल का जब लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है? उसमें पूछा गया था 20, 25, 30 और एक और कोई ऑप्शन था 35 था या ऐसा कुछ था। तो ऐसे में आंसर 25 माना जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 22 है तो वर्तमान में भी आपको कितने भाग टिक करने हैं? 22 भाग पर ही टिक करना है, क्योंकि एक्चुअल में भागों की संख्या अभी भी 22 ही है, सब पार्ट करके जोड़ दिए, उपभाग जोड़ दिए। अगर पूछे वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वैसे ही कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। वर्तमान में भी अगर अनुच्छेद पूछता है तो आपको टिक 395 ही करना है। लेकिन हाँ, अगर 395 ऑप्शन में नहीं है तो ये चेंज होते रहते हैं, कभी 448 है, कभी 450 है, क्योंकि ये भी कैसे जोड़े गए हैं? उपभाग में जोड़े गए हैं। जैसे हमने जीएसटी जब लागू किया था तो हमने 246A जोड़ दिया, 279A जोड़ दिया, तो ये सब पार्ट जोड़ दिया, 279 में एक उपभाग जोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में अगर अनुच्छेद पूछता है तो भी आपको 395 ही टिक करने हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन वैलिड नहीं रहता है। अगर क्वेश्चन आता है वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, हाँ, तो यहां पर आपको टिक करना है कि वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हो गई है, क्योंकि शुरुआत में ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 8 तक थी, फिर आगे हमने 9वीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी। अगर हम ऐसे जोड़ते 8A, 8B, तो फिर आंसर क्या रहता? तब आंसर 8 ही रहता। लेकिन हाँ, अनुसूची अब हमने कितनी कर दी है?
1 2 3 4 करके 12 तक कर दिए। तो वर्तमान में अनुसूचियां पूछे, शेड्यूल्स कितने हो गए संविधान में, तो वहां पर आपको 12 टिक करना है। लेकिन अगर भाग पूछता है और 22 है ऑप्शन में, तो 22 ही टिक करना है। ऑप्शन में 22 नहीं है तब 25 टिक करना है। क्लियर? इसमें बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। और आगे चले तो मैंने बताया था संविधान को बनने में लगभग कितना खर्चा लगा था, 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरी बात पे, तो मैंने आपको कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? वो है भारत का। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात आती है, ये लिखित शब्द जो आ रहा है इसका क्या अर्थ है? यानी कुछ अलिखित नाम का भी होता होगा, अनरिटन भी होता होगा। तो लिखित तो चलो समझ में आता है, यानी लिखा हुआ। अलिखित का क्या मतलब है? यानी कि वो संविधान नहीं है उनका लिखा हुआ, फिर वो कैसे कैसे अपने देश को चलाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आता है किस देश का अलिखित संविधान है, तो अक्सर आंसर क्या होता है? इंग्लैंड होता है, ठीक है, या यूके होता है। तो इंग्लैंड का जो संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है, यूके का जो संविधान है, वो कैसा है? अलिखित है। अलिखित से मतलब क्या है? अलिखित से मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अपना कोई कानून नहीं बना रखे। अलिखित से बस बात यह है कि इन लोगों ने अपने संविधान की एक कॉपी नहीं बना रखी। जैसे भारत की एक बुक है कि भारत का संविधान, ऐसे ब्रिटेन की कोई एक बुक नहीं है। इनके जो रीति रिवाज चलते हुए आ रहे थे, इनके जो विभिन्न कानून थे अलग अलग, उन्हीं से ये शासन करते हैं। एक किताब इन्होंने कोई संविधान की नहीं बनाई है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटेन या इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। ठीक है, लिखित का मतलब ये नहीं है कि वहां पे सब याद रखते हैं, ठीक है, कि बच्चा पैदा हुआ उसको याद है संविधान, ठीक है, तो वो मम्मी पापा बोलने की जगह सीधे संविधान सुना रहा है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो किसका है? वो है भारत का। क्वेश्चन आता है विश्व में अलिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का है। ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है इसके अलावा, लेकिन इंग्लैंड ही ऑप्शन आपको मिलेगा। क्वेश्चन आता है तो ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान इसका है, तो विश्व में पहला लिखित संविधान किसका था? ये तो किसका हो गया? भारत का। क्वेश्चन है विश्व में पहला लिखित संविधान किसने बनाया, यानी सबसे पहले लिखित में संविधान किसने लिखा था? फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? तो वो है यूएसए का। ठीक है, किसका है? अमेरिका, यूएसए। सबसे पहले लिखित संविधान किसने लिखा? यूएसए ने लिखा। और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी किसका है? यूएसए का ही है। ठीक है, तो विश्व का पहला लिखित संविधान और विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? यूएसए का ही है। ठीक है, 7 आर्टिकल आते हैं केवल इसमें। क्लियर? तो बात आती है हमने विभिन्न देशों से जो प्रावधान लिए, तो किस देश से क्या प्रावधान लिया, इससे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, कि हमने किस देश से कौन सा प्रावधान उठाया है। ठीक है, तो मेन देश 9-10 हैं जहां से हमने मुख्य मुख्य कुछ बातें ली हैं। उन बातों का मतलब क्या है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये बात हमने किस देश से ली है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। यूपीएसआई में संविधान के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, तो जो यूपीएसआई को टारगेट कर रहा है, संविधान को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और वो भी डायरेक्ट ही आएंगे एज इट इज। तो जो हमारा संविधान था, इसका लगभग 70% जो भाग है, यानी ज्यादातर भाग कह सकते हो, वो हमने कहां से लिया है? तो ज्यादातर भाग हमने लिया 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जो संविधान का अधिकतम भाग है वो हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसी कारण 1935 के कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान का आधार कहते हैं। संविधान का आधार कहते हैं, बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन आता है किस कानून को संविधान का आधार कहा जाता है? तो वो है 1935 के कानून को। ठीक है, तो ज्यादातर प्रावधान जो हमारे संविधान में लिए गए हैं वो किस कानून से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। ठीक है भाई, अब बात आती है कि फिर जो बाकी के जो प्रावधान है वो हमने किन किन देशों से क्या क्या लिया है, तो वही अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका का छोटा सा संविधान है और ज्यादातर चीजें हमने अमेरिका से ले ली हैं। जैसे कि क्या क्या चीजें ली हैं, अच्छे से इसको याद हमें कर लेना है। तो आपने देखा होगा अमेरिका में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये जो राष्ट्रपति का पद है और
उपराष्ट्रपति का पद है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से ही लिया है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में आप देखोगे राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। और जब राष्ट्रपति का पद वहां से लिया है तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा, जिसको हम कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति पर हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। और हमने क्या लिया है अमेरिका से? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन में आता है, वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बात एक ही है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबसे ऊपर किसको मान्यता होगी? भारत में सबसे ऊपर कौन है? वो है संविधान। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको कहे भारत में सर्वोच्च क्या है? ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत में सर्वोच्च कौन है, यानी सुप्रीम कौन है? हर कोई किसका पालन करता है? तो राष्ट्रपति भी शपथ लेता है किसके पालन की? संविधान के पालन की। ऑप्शन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट और एक ऑप्शन होगा संविधान। अब इन 5 में से जो भी 4 ऑप्शन वो देना चाहे वो दे सकता है। एक ऑप्शन क्या देगा? संविधान देगा, और यही आंसर हो जाएगा। यानी भारत में सर्वोच्च क्या है, सुप्रीम क्या है, हर कोई किसका पालन करेगा? तो वो पालन करेगा संविधान का, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। और हमने अमेरिका से क्या लिया है? आपने सुना होगा अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो बहुत ही मजबूत है। छोटी छोटी बातों पे केस हो जाते हैं, और केस हमारी तरह नहीं होते कि 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए और उनका रिजल्ट अभी आ ही नहीं रहा है। वो हाथ की हाथ केस सॉल्व कर देते हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेगी, कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये बात भी हमने कहां से ली है? ये बात भी हमने ली है अमेरिका से। इसके अलावा हमने अमेरिका से क्या लिया है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को किस तरीके से हटाया जाएगा, कैसे हटाया जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे आर्टिकल 124 में, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, इनको हटाने की जो प्रक्रिया ली है वो भी हमने कहां से ली है? वो प्रक्रिया बिल्कुल कैसी है? यूएसए से ली गई है। इसके अलावा हमने अमेरिका से क्या लिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट, जनहित याचिका, PIL कहते हैं इसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका का मतलब क्या है? आपने सुना होगा, आजकल कॉमन है, कुछ भी चीज ऐसी होती है जो गलत हो रही है, जैसे पेपर आउट हो गया, कभी आंसर की उन्होंने रिलीज नहीं की या कट ऑफ रिलीज नहीं की और ऐसी भर्ती कर ली, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति जनहित के लिए, यानी पूरे जिसमें सबका हित हो, कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका डाल सकता है, जिस पर निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया जाता है कि क्या वो बात सही है या नहीं है। तो ये जो जनहित याचिका है, ये शुरुआत में भारत में नहीं थी, इसको हम लेकर आए, और इसको लाने का श्रेय जाता है उस समय के मुख्य न्यायाधीश को, जिनका नाम आ जाता है, और वो अभी इंपॉर्टेंट और इसलिए बन गया है क्योंकि 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। तो भारत के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो भारत में जनहित याचिका लेकर आए, वो कौन थे? वो थे PN भगवती। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, भारत में PIL जनहित याचिका लाने का श्रेय किसे जाता है? PN भगवती को जाता है। क्वेश्चन है किन किन देशों में जनहित याचिका का प्रावधान है? तो भारत और अमेरिका, यूएसए एंड इंडिया। इसके अलावा हमने और क्या लिया है अमेरिका से? वो लिया है न्यायिक समीक्षा, या इसको एक और शब्द दे सकते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन। बात वही है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनराविलोकन। इसका मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू। इसका अर्थ क्या होता है? ये पेपर में आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिससे हमारे संविधान को संरक्षण मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। न्यायिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि यदि विधायिका कोई कानून बनाती है
तो ये कानून कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता, यानी संविधान को वॉयलेट तो नहीं करता। इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा। इसी वजह से ये जो पावर है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं? संविधान का रक्षक कहते हैं या संविधान का रखवाला कहते हैं। ठीक है, संविधान का रक्षक, गार्जियन या प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? संविधान का रक्षक या संविधान का रखवाला किसको कहते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसके पास पावर है किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन की। यानी यदि कोई विधायिका कानून बनाती है तो वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, कहीं वो उल्लंघन तो नहीं करती हमारे मूल अधिकारों का। इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। और अंतिम निर्णय लेने के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई जाती है जो इस पर निर्णय लेती है। जैसे आपको याद होगा ट्रिपल तलाक पर निर्णय लिया गया था, तो 5 जज थे, 3 ने कहा कि गलत है, 2 ने कहा कि ठीक है, तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये अब ट्रिपल तलाक देना एक अपराध है। ठीक है, तो न्यूनतम कितने जज होने चाहिए कि वो डिसाइड करेंगे कि ये संविधान का उल्लंघन है या नहीं है? न्यूनतम 5 जजों की बेंच बनती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई जाती है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं? इस पावर की वजह से सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक या रखवाला कहते हैं। इसका डायरेक्टली उल्लेख यानी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख संविधान में कहीं पर नहीं है, यानी ये उपयोग नहीं किया गया। लेकिन हाँ, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 इनमें अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन शामिल है। डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं है ये शब्द, ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से ये चीज संविधान में शामिल है। आर्टिकल 13 में भी, आर्टिकल 32 में भी है, धीरे धीरे अभी ये सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 226 में भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं? ये सारी चीजें ली हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है सर। हाँ बिल्कुल भाई, दिल्ली में ही है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं? अमेरिका से ली हैं। अब बात आती है ब्रिटेन से या यूके से या इंग्लैंड से, जो चाहे वो कह सकते हैं। ठीक है, वैसे अंतर होता है ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, यूके में ये सब शायद मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया भी था। तो यूके की अगर बात करें या इंग्लैंड का है या ब्रिटेन का है, ठीक है, यहां से हमने क्या लिया है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ली है। पहली चीज क्या है? वो है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मुख्य रूप से 3 प्रकार की सरकार होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहली होती है राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो प्रणाली है इसमें मेन पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, और इसमें जो विधायिका होती है यानी लेजिस्लेचर है, यानी एक तरीके से जो संसद है वो, और कार्यपालिका, ये दोनों अलग अलग होती हैं। यानी भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में जो मंत्री होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो हैं, वो कहां से बनाए जाते हैं? जो सांसद होते हैं वही तो मंत्री बनते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है राष्ट्रपति प्रणाली की, कि वहां पर विधायिका अलग होती है और कार्यपालिका अलग होती है, उसी में से नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो जैसे देश जहां पर ये राष्ट्रपति प्रणाली है, कई सारे देश हैं, मेन जो है इसमें वो है यूएसए। ठीक है, जहां राष्ट्रपति प्रणाली है। ठीक है, फ्रांस वगैरह और भी देशों में है। ठीक है, यूएसए मेन है इसमें। दूसरी जो प्रणाली होती है वो होती है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भारत में, जहां पर सांसदों का चुनाव होता है और इन्हीं सांसदों में से, इसी विधायिका में से क्या बनती है? कार्यपालिका का निर्माण होता है। यानी जो मंत्री हैं वो इसी संसद या राज्यों की जो विधान परिषद सभा होती है उससे चुने जाते हैं। यानी जो लेजिस्लेचर है इसी से क्या आता है? इसी से एग्जीक्यूटिव आएगा। ठीक है, तो भारत में है ये। ठीक है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, जो भी आसपास के हमारे देश हैं। ठीक है, ज्यादातर सब देशों में यही प्रणाली है। तीसरी प्रणाली जो होती है, इसके बारे में अक्सर कम पता होता है बंदों को, लेकिन आप याद रखिएगा, वो होती है अर्ध
राष्ट्रपति प्रणाली। ये प्रणाली कैसी है? बिल्कुल भारत के उल्टी समझ लो इसे, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जो मेन पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है, बिल्कुल भारत का उल्टा है। लेकिन नाम के लिए यहां पर कौन होता है? प्रधानमंत्री भी होता है। जो एक्चुअल पावर है, वास्तविक जो शक्ति है, वो होती है राष्ट्रपति के पास। लेकिन हाँ, नाम के लिए एक व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जस्टिस का उल्टा है। भारत में मेन जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन नाम के लिए जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। इस फॉर्म में उल्टा रहता है। और सबसे मेन देश जहां पर यह है, जहां पेपर में आएगा आपको ऑप्शन, वो है रूस। ठीक है, रूस में आपने सबने व्लादिमीर पुतिन का तो नाम सुना होगा राष्ट्रपति का, लेकिन प्रधानमंत्री का शायद ही आप सुनोगे। ठीक है, वहां लेकिन प्रधानमंत्री भी होता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति वही राष्ट्रपति ही कर लेता है डायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा रूस के अलावा और भी हैं, श्रीलंका है हमारा। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही होता है। श्रीलंका में वो दो भाई हैं, एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री राजपक्षा करके हैं और वो जो राष्ट्रपति हैं वो गोटाबाया या इस तरीके का कुछ नाम है उनका। ठीक है, तो रूस, श्रीलंका, ये मेन देश है जहां पर क्या है? अर्धराष्ट्रपति प्रणाली। पेपर में जो आता है वो ये आता है कि अर्धराष्ट्रपति प्रणाली कहां है? ऑप्शन में हमेशा रूस ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये बड़ा देश है जहां पर ये है। बाकी फिर छोटे छोटे देश हैं, पापुआ न्यू गिनी वगैरह पड़ते हैं इंडोनेशिया के नीचे, उधर भी है इस तरीके की प्रणाली है। ठीक है, और क्या लिया है हमने यूके से? तो वो लिया है विधि नियम, रूल ऑफ लॉ। यानी कुछ भी चीज भारत में होगी तो विधि बनाकर होगी, यानी कानून के दायरे में होगी। ठीक है, विधि होनी चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसी के दायरे में हम काम करेंगे। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। आपने अगर भारत की नागरिकता ले रखी है तो आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते, और किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अभी भारत में एक ऐसा राज्य था कुछ समय पहले तक जहां दोहरी नागरिकता थी, डुअल सिटीजनशिप थी, लेकिन वो हो चुकी है खत्म 2019 से। वो राज्य था जम्मू कश्मीर। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तब से क्या हो गया है? खत्म हो गया है। ठीक है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से ली है? वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। लेकिन आपको पता होगा यूएसए में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप रहती है। बात करें तो हमारे यहां पर बेसिकली दो सदन चलते हैं संसद में, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो अभी जब मैं आपको धीरे धीरे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा दूंगा तो आप देखेंगे कि लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। और ये बात भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है, कि भारत में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। हाँ, एक दो पॉइंट ऐसे भी हैं जहां राज्यसभा को स्पेशल पावर्स हमने दे रखी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 312 है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमने इंपॉर्टेंट ली है इंग्लैंड से, वो है द्विसदनीय संरचना, बाइकैमरलिज्म। इसका क्या मतलब है द्विसदनीय? हमारे यहां पर दो सदन काम करते हैं। जैसे केंद्र में देखोगे संसद में तो लोकसभा राज्यसभा, ऐसे राज्य में देखोगे विधानमंडल में, लेजिस्लेचर में स्टेट के तो भी दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दो सदन काम करेंगे, यानी दो टांगों पर हम चलेंगे। ये हमने कहां से ली है? ये भी हमने प्रणाली कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या लिया ब्रिटेन से? मंत्रिमंडल लिया है, कैबिनेट लिया है। ठीक है, कैबिनेट के अलग अलग मंत्री होते हैं, वो भी हमने संरचना कहां से ली है? वो भी हमने इंग्लैंड से ली है। और हमने इंग्लैंड से क्या लिया है? और हमने इंग्लैंड से लिया है प्रश्न काल। ठीक है, और हमने इंग्लैंड से क्या लिया है? प्रश्न काल, क्वेश्चन आर। धीरे धीरे इनकी और भी हम डिटेल जानेंगे कुछ चीजों की। ठीक है, फिलहाल आपको अभी इतना याद रखना है कि किस देश से हमने क्या लिया है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको बना के दे दूंगा, जिससे कि आप जब एक बार इसको पढ़ लो, वीडियो को देख लो, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना, क्योंकि याद तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। अभी मेरी क्लास लोगे, आपको शायद याद हो जाए चीजें, फिर जब आप थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करने बैठते हैं तब आपके दिमाग से चीजें उतरने लगती हैं, तब चारों ऑप्शन आपको सही लगने लगेंगे। ठीक है, लेकिन चारों में से सही तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 25% सही होने की, 0.25 की। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके दे दूंगा, क्लास के बाद 3-4 बार जब पढ़ लो तब उनको करने की कोशिश करना, तो चीजें याद दिमाग में हो जाएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रहेगा जीएस में। प्रैक्टिस नहीं करोगे जीएस की
तो फिर कितना भी कोशिश कर लो जीएस कभी याद नहीं होने वाली। ठीक है, प्रैक्टिस ही केवल आपको जीएस में जिता सकती है, वरना कुछ भी नहीं है। और जीएस क्या हर सब्जेक्ट की बात है, मैथ में भी कोई फॉर्मूला याद कर लो और फिर क्वेश्चन मत करो तो फिर वो फॉर्मूला भूल जाओगे। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो पहले तो ये बताओ कनाडा की राजधानी क्या है। हाँ भाई, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। ठीक है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। तो कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली का क्या मतलब है कि भारत में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। भारत विभिन्न राज्यों का क्या है, एक संघ है। भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो संघीय प्रणाली भी आ सकता है पेपर में लिखा हुआ, कनाडा से ली है। पेपर में और कैसे आ सकता है, भारत राज्यों का संघ है, कहां से लिया है, तो वो चीज भी हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। संघ मतलब कनाडा। ठीक है, संघीय प्रणाली, संघात्मक प्रणाली या फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया है, ये लिया है हमने कनाडा से। और जब संघात्मक हो गया तो एक संघ होगा और विभिन्न राज्य होंगे, तो ऑब्वियसली एक मेन है और एक उससे नीचे के हैं, तो इन दोनों में आपस में क्या हो रहा होगा, शक्तियों का विभाजन हो रहा होगा कि ये मेन क्या करेगा और नीचे वाले को क्या करना है। तो शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने लिया है शक्तियों का वितरण कनाडा से। और शक्तियों का वितरण करते हैं तो ऑब्वियसली संघ राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। ये भी प्रावधान हमने कहां से लिया है, ये भी प्रावधान हमने लिया है कनाडा से। इसके अलावा जब हमने अलग अलग चीजें बांट दी कि इसकी शक्ति ये है, इसकी शक्ति ये है, तो फिर हमने संघ सूची भी कहां से ली है, कनाडा से ली है। और राज्य सूची भी कहां से ली है, वो ली है कनाडा से। अब अगर मैं बात करूं तो हमने एक समय पर जब अपना संविधान तैयार किया था तो हमारे दिमाग में कुछ विषय थे कि भाई आगे अगर हम बात करें कानून बनाने की, तो हाँ भाई सड़कों की बात आ सकती है, बैंकों की बात आ सकती है, पोस्ट ऑफिस की बात आ सकती है। लेकिन क्या हमने 1950 में सोचा था कि हर एक के हाथ में एक स्मार्टफोन होगा आज? ऐसा नहीं। क्या हमने सोचा था कि नेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि हर एक के पास नेट इजीली अवेलेबल होगा, 1.5 GB डेली? ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं सोची थी। तो भविष्य में हमें पता था कुछ ऐसे विषय भी आ सकते हैं जो वर्तमान में नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया। कभी सोचा था ये फेसबुक पे हर समय बैठे रहते हो, अपनी दिल टूट गया तो फेसबुक पे डाल दिया, ठीक है, या पिटाई हो गई तो फेसबुक पे डाल दिया, ठीक है, खतरनाक खतरनाक शायरी कि अच्छे अच्छों के आंसू निकल आए। तो वो सारी चीजें हमने तब नहीं सोची थी कि आगे ऐसा होगा, लेकिन हो गया। तो आजकल आपने देखा होगा अगर ज्यादा फेसबुक वगैरह पे फालतू की चीजें कर दो तो आईटी एक्ट लग जाता है, 2005 में बनाया गया था। ठीक है, उसमें जेल वेल भी हो जाती है, नेताओं के खिलाफ उल्टा सीधा लिख दो तो पुलिस धर के ले जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत बार हो चुका है, शिवसेना के खिलाफ लिख के देखो बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता थी, हमने सोचा भविष्य में कुछ ऐसे विषय आ सकते हैं जो अभी हमें नहीं पता है। तो ऐसी शक्तियों को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? जो अवशिष्ट शक्तियां कहलाई। यानी ऐसी शक्तियां जो हमें भविष्य में शायद यूज करने की जरूरत पड़े, जो बची रह गई, अवशेष। वहां पे ही पढ़ाया था ना मैंने आपको, अवशिष्ट चट्टान, रेसिडुअल माउंटेन्स। तो बचा हुआ जो रह गया, तो अवशेष शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होना चाहिए? जो हेड है, जो सबसे मेन है, तो वो कौन है? संसद। तो अवशिष्ट शक्तियां भी हमने कहां से ली हैं? अवशेष शक्ति का प्रावधान भी हमने कहां से लिया? कनाडा से लिया है। और इस पर कानून कौन बनाने का अधिकार रखता है? तो वो बनाने का अधिकार रखती है संसद, राज्य नहीं रखेगा। ठीक है, राज्य के तहत नहीं आएंगी। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके तहत आती हैं? वो आती हैं संसद के तहत। और इसके लिए एक अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल 248। आर्टिकल भी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है आयरलैंड। तो एक बात बताओ, पहला तो क्वेश्चन ये कि जो आयरलैंड है इसकी राजधानी क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये बताओ, आयरलैंड की राजधानी। और दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि क्या आयरलैंड यूके में आता है, यानी यूनाइटेड किंगडम का क्या हिस्सा है आयरलैंड? राजधानी है डबलिन। वेरी गुड भाई प्रियंका। अब ये बताओ, क्या आयरलैंड यूके में आता है, यानी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है क्या, या नहीं है?
योगेंद्र कह रहे हैं है। और किसी का कोई आंसर बताओ भाई। पता नहीं, चलो ये जेन्युइन आंसर दिया प्रियंका ने, पता नहीं। अबे गधों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। अगर ये यूके में होता तो अभी पीछे हमने यूके पढ़ा है, फिर आयरलैंड को अलग से क्यों लिखवाता। तो यूके जो है, यूके में आयरलैंड नहीं आता है। आयरलैंड के दो हिस्से हैं, एक है उत्तरी आयरलैंड और एक है आयरलैंड। जो आयरलैंड है ये स्वतंत्र देश है और जो उत्तरी आयरलैंड है वो यूके के तहत आता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। आयरलैंड जो अलग से लिखवा रहा हूं तो इसका मतलब अलग देश है, मतलब फिर यूके तो पढ़ी ले, फिर अलग से क्यों लिखवाता। ठीक है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, जो मूल अधिकार थे वो लिए हैं हमने अमेरिका से, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिया है, ये लिया है हमने आयरलैंड से। और क्या लिया है हमने आयरलैंड से, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, जो विशेष क्षेत्र से हो, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, आर्ट्स वगैरह फील्ड से होते हैं, साइंस से, उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्य होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। ये भी चीज हमने कहां से ली है, ये भी चीज हमने ली है आयरलैंड से। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिया आयरलैंड से, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये भी हमने कहां से ली है, ये भी हमने ली है आयरलैंड से। यानी किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा ये बताऊंगा अभी मैं आपको, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, तो ये भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात आती है जर्मनी की। तो जर्मनी की पहले तो राजधानी बताओ क्या है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। वेरी गुड, ये तो था आसान क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अब ये बताओ, बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र, वाह रे वाह, गजब भाई मेरे। गजब कर दिया भाई, ब्रह्मपुत्र। और किसी का कोई ऐसा आंसर जो दुनिया हिला दे। अरे भैया योगेंद्र भाई क्या बात है, 7:30 बजे तेरा नशे का समय होता है क्या। रावी नदी, अबे क्या नशेड़ी हो गया है, यूरोप में है जर्मनी, और ये रावी भाभी भारत की नदियां और ये पाकिस्तान की नदियां कहां से, कौन से आंसर दे रहा है। सपना बघेल, डेन्यूब, अजय डेन्यूब, किसी को कुछ नहीं याद, तुम्हारी खत्म हो गई ज्योग्राफी। और शायद अभी 3-4 क्लास पहले ही बताया मैंने, ये मेन जो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं, और ये क्वेश्चन बार बार आता है। चलो एक का आंसर आ गया, धन्यवाद भाई प्रियंका। स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन किस नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे है। स्प्री, अभी पीईटी दे के आए हो तुम, तब ये तुम्हारी ये हालत है, जबकि चीजें सब पढ़ के गए होगे रिवीजन करके। स्प्री नदी के किनारे है बर्लिन। ठीक है, वो तो इत्तेफाक से वही क्वेश्चन आ गए तुम्हारे को जो याद थे, ना तुम्हारे भी नंबर ऐसे याद है 50-45। चलो, तो जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, जर्मनी से ऐसे याद रखो, जर्मनी का एक फेमस शासक रहा है, शासक या लीडर रहा है जो डिक्टेटर रहा है, यानी अकेला सुप्रीम, अपने आप जो ऑर्डर दे दे। ठीक है, उत्तर कोरिया की तरह। वो कौन था, हिटलर था। ठीक है, हिटलर कैसा था, खतरनाक व्यक्ति था, जो चाहे वो करवा देता था। तो हिटलर के साम्राज्य से हम क्या लेंगे, कैसी स्थिति रही होंगी हिटलर के साम्राज्य में, आपातकाल की स्थिति रही होंगी। तो आपातकाल से संबंधित प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। अगर ऑप्शन में जर्मनी ना हो तो जर्मनी के संविधान को एक विशेष नाम दिया जाता है, क्या कोई बताएगा क्या कहते हैं उसे, कभी सुना हो तो, कि जर्मनी के संविधान को एक और संविधान का नाम देते हैं, वो संविधान क्या है। तो अगर ऑप्शन में जर्मनी नहीं लिखा हुआ था तो जर्मनी के संविधान को एक और नाम से जाना जाता है। किसी ने आंसर नहीं किया, मैं बता देता हूं, वीमर संविधान कहते हैं। ठीक है, जर्मनी के संविधान को और किस नाम से जानते हैं, वीमर संविधान के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके दे रहा हूं, आंसर सोच के बताना, सोच के, ठीक है, ढंग से, ऐसी ऊट पटांग कुछ भी मत कह देना जो दिल में आ रहा है।
मैं यही क्वेश्चन पूछता हूं कि निम्नलिखित में से कहां से हमने आपातकाल की बात ली है, ठीक है, और ऑप्शंस हैं आपके पास ये, ठीक है, निम्नलिखित में से हमने कहां से आपातकाल की बात ली है और ऑप्शन है आपके पास ये, यूएसए, कनाडा, 1935 का कानून, और एक है नन। अब क्या टिक करोगे? तो देखो, अगर जर्मनी नहीं है ऑप्शन में और वीमर संविधान नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको टिक क्या करना है, 1935 का भारत शासन अधिनियम टिक करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि इनमें भी आपातकाल से कुछ बातें थी, वो भी हमने यहां से ली हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो जनरली जर्मनी या वीमर होता है, लेकिन नहीं है तो 1935 का भी कर लेना, कभी कभी खिलवाड़ हो जाता है, एग्जामिनर कर देता है, तो आपके साथ नहीं होना चाहिए। अब जब भी आपात लगता है तो ऑब्वियसली जो आपके अधिकार हैं वो सारे अधिकार आपके पास नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो उस पर लिमिटेशंस होगी। तो जब आपात लग जाता है तो मूल अधिकारों का स्थगन करने की बात भी या निलंबन करने की बात भी हमने कहां से लिए, जर्मनी से लिए, आर्टिकल 358 और 359 में इसका उल्लेख है। डिटेल में जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा धीरे धीरे तो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो निलंबन हो जाता है मूल अधिकारों का, और 20 और 21 को छोड़कर ये सारी चीजें धीरे धीरे डिटेल में आ जाएंगी, फिलहाल अभी हम बेस बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। और कोई बताएगा ऑस्ट्रेलिया को कैसा देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कैसा देश कहते हैं? अब मैं बहुत सारी चीजें रिवीजन कराऊंगा आपको पॉलिटी में, जहां पर भी ज्योग्राफी आएगी उधर घुस जाऊंगा फिर मैं ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पूरी पढ़ा चुका हूं, अब आप जिस दिन पढ़ लोगे आपकी भी हो जाएगी। किस सेंस में? एक स्पेसिफिक शब्द बताया था मैंने यूज करके, जैसे उगते सूरज का देश या अर्धरात्रि के सूर्य का देश, ऐसे ही कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो कौन सा है? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। वेरी गुड भाई अजय गौतम। थर्स्टी लैंड कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर जो हिस्सा है वहां पर क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट या ग्रेट सैंडी मरुस्थल, इसके अलावा विक्टोरिया मरुस्थल, ये सब बड़े बड़े जो मरुस्थल हैं ये सब कहां पर हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में मेनली 2 नदियां बहती हैं, ठीक है, जो यहाँ पर सदाबहार टाइप की हैं, ठीक है। तो ये भी शायद मैंने आपको बताया था, याद करने के लिए बताया था, जब पानी नहीं है तो पानी हमारा क्या है, डार्लिंग है, और डार्लिंग नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो डार्लिंग और मर्रे 2 नदियां मेन थी जो ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, ठीक है, याद होगा जहां तक है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? तो देखो, हमने संविधान की संघ सूची बनाई थी और संविधान की राज्य सूची बनाई थी, वो हमने ली थी कनाडा से। हमने एक और सूची ऐड की कि भाई अगर एक बीच की सूची बना दे, यानी जिस पर केंद्र भी कानून बना दे और राज्य भी कानून बना दे, यानी कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र भी कानून बनाता है तो भी बढ़िया है, राज्य भी बनाए तो भी बढ़िया है। जैसे शिक्षा ऐसा एक विषय है जिस पर केंद्र बनाता है तो बहुत अच्छा, राज्य भी बनाए तो भी बहुत अच्छा, ठीक है। तो ऐसे विषयों को हमने एक तीसरी सूची में डाल दिया जिसको हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में कि समवर्ती सूची हमने कहां से ली है। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून केंद्र भी बना सकता है, बीच की है मतलब ये, और राज्य भी बना सकता है। अब मान लो कभी कभी लोचा हो गया कि राज्य ने भी बना डाला उस पर और केंद्र ने भी बना डाला, तो किसकी बात मान्य होगी? तो जो हेड है, मेन है, तो केंद्र की बात ऐसे में मान्य रहेगी। क्वेश्चन आता है प्रस्तावना हमने कहां से ली है? तो जो प्रस्तावना है वो हमने यूएसए से ली है, ठीक है। प्रस्तावना हमने कहां से ली है? यूएसए से। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है, तो फिर आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। जो हमने प्रस्तावना को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वो हमने कहां से ली है? प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। जबकि प्रस्तावना कहां से ली है कि एक प्रस्तावना होनी चाहिए, वो ली है यूएसए से। इसके अलावा कभी भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि किसी बिल पर, किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में लड़ाई हो जाए, ऐसा होता भी है आपके सामने, अभी आपने कई बार देखा होगा। तो अगर किसी विधेयक पर, किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो जाए
तो फिर क्या होगा, दोनों सदनों को साथ में बुलाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा मान लो कि बाप के सामने दो बेटे उसके लड़ रहे हैं, तो उनकी सुलह कराने के लिए बाप क्या करता है, दोनों बेटों को बुलाता है। तो बाप कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आगे समझाऊंगा आपको चीजें। तो अगर दोनों सदन जो है संयुक्त बैठक उनकी बुलाने का प्रावधान हमने कहां से लिया है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा की, वो लिए ऑस्ट्रेलिया से। और इसके लिए एक अलग से आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल 108, वो पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, व्यापार की स्वतंत्रता ली है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया है। व्यापार जो है हमारा वो फ्री हम कर सकते हैं, विदेशों से आयात निर्यात, ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली है। नेक्स्ट बात आती है फ्रांस। जल्दी से इसकी बता दो राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। ये था आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टफ है वो है, पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे, बताओ भाई। अब उल्टे सीधा आंसर मत कर देना, गंगा नदी और ये सब। बताओ पेरिस किस नदी के किनारे है। अजय ने सही बताया, प्रियंका भी सही बता रही है, सीन नदी के किनारे है। ठीक है, पेरिस सीन नदी के किनारे। और पेरिस में कई सारे मुख्यालय हैं, एक दो के नाम बताओगे। कई सारे मुख्यालय हैं, तो कौन कौन से हैं, एक तो यूनेस्को का है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का है, IAU का, ठीक है। इसके अलावा और किसका है, UNO का नहीं है बेटा, UNO का न्यूयॉर्क में है, UNO का नहीं है बेटा, यहाँ पर UNO का न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूनेस्को, IAU, OECD, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, ठीक है, इन सब के मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। इन चीजों को ध्यान रखना, मेन है ये, ठीक है। तो हमने फ्रांस से क्या लिया है, तो हमने फ्रांस से ली है गणतंत्र प्रणाली, रिपब्लिक सिस्टम। बात आता है गणतंत्र का क्या मतलब है, ठीक है, रिपब्लिक का क्या मतलब है, गणतंत्र प्रणाली से क्या मतलब समझते हैं। तो गणतंत्र जैसा कि नाम है, गण यानी जनता, तो गणतंत्र का मतलब ऐसा होता है कि जहां पर जो राजा है वो चुना जाता है, यानी जहां पर वंशानुगत शासन ना हो, यानी राजा महाराजा वाली चीजें ना हो, वंशानुगत शासन ना हो, यानी जहां पर क्या ना हो, मोनार्की ना हो, मोनार्की, ठीक है। इंग्लिश में जो टर्म होती है वो होती है मोनार्की। जहां मोनार्की ना हो, वंशानुगत शासन ना हो, कि राजा है उसी का बेटा अब राजा बनेगा, यानी उसी खानदान से कोई बनेगा, ऐसा ना हो। जहां पर इसी को पलट के कैसे आ सकता है, गणतंत्र क्या है, जहां पर जो हेड होता है यानी प्रमुख होता है उसका क्या हो, चुनाव हो, प्रमुख का क्या हो, चुनाव हो, ठीक है। वो क्या कहलाता है, गणतंत्र प्रणाली कहलाता है। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा 16 महाजनपद रहे हैं, उसमें से वैशाली एक ऐसा महाजनपद था, वैशाली के लिच्छवी, जो कि एक गणतंत्र राज्य था, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। अब बात आती है, और हमने क्या लिया है फ्रांस से, तो प्रस्तावना में हमने कुछ बातें ली है। क्या क्या ली है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली है, यानी इंडिपेंडेंस या लिबर्टी। इसके अलावा समानता ली है, इक्वलिटी ली है, और भाईचारे की अवधारणा ली है, ठीक है, आदर्श लिए हैं। बंधुत्व मतलब भाईचारा, ठीक है, कि आपस में प्यार से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं, ये सारी चीजें हमने फ्रांस से ली हैं। और जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, भाईचारा कितने प्रकार का। ये भी क्वेश्चन आ जाता है IAS PCS में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली है, फ्रांस से ली है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट जो देश है वो है रूस, या रूस जब नहीं बना था 1991 से पहले क्या कहलाता था, ये सोवियत संघ कहलाता था, सोवियत यूनियन या USSR कहलाता था, ठीक है। और यही सोवियत संघ से भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका, भारत की पहले सैटेलाइट का, भारत के पहले उपग्रह का नाम, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, स्टैटिक डेटा, जल्दी बताओ। 1975 में शायद लॉन्च किया था। कजाकिस्तान में एक सैटेलाइट उपग्रह का सेंटर है लॉन्च करने का, बैकानूर, ठीक है, रूस का
वहां से लॉन्च किया था, बताओ भाई जल्दी। भारत की पहली सैटेलाइट उपग्रह जो भारत ने लॉन्च किया। पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे पेपर में जो आएगा उसने, हाँ आर्यभट्ट, ठीक है, जीरो की जिसने खोज की, जो तुम्हारा आने वाला है मुझे लग रहा है, ठीक है, आर्यभट्ट थी पहले सैटेलाइट भारत की। चीजें याद रखो यार, इतनी चीजें लूसेंट से रटने की शुरुआत कर दो, ठीक है। स्टैटिक डेटा लूसेंट में दे रखा है, एक टेबल सी बना बना के दे रखी है, और लास्ट में विविध में दे रखा है, वो सारी चीजें याद कर लो। पहला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, पहला जिसको नोबेल प्राइज मिला, तो वो सारा स्टैटिक डेटा है, वो सब पढ़ाने यहाँ बैठ गया मैं तो 2 साल लग जाएंगे, तुम्हारी जीएस पूरी नहीं होगी। तो स्टैटिक डेटा थोड़ा बहुत लूसेंट से पढ़ना शुरू कर दो, वैसे तो मैं करा देता हूं मैक्सिमम, फिर भी थोड़ा बहुत तो करो, ठीक है। चलो, तो सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, तो देखो मूल अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, तो क्या बचते हैं, एक तो आपके अधिकार हो गए कि राज्य आपके साथ क्या नहीं कर सकता, एक हो गए राज्य के कर्तव्य कि राज्य को क्या करना चाहिए, एक हो गए तुम्हें क्या करने का एक दायित्व है। तो जो मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है सोवियत संघ से या यूएसएसआर से या रूस से, ठीक है। प्रस्तावना में जो 3 प्रकार का न्याय दे रखा है, यानी 3 प्रकार की जस्टिस है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने रूस से लिया है, ठीक है। रूस की राजधानी बताओगे जरा, रूस की राजधानी मॉस्को। किस नदी के किनारे बसा हुआ है मॉस्को, तो इसी नाम से मॉस्कोवा नदी, उसके किनारे बसा हुआ है। वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि रूस की मदद से भारत ने एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाई है, उसका नाम क्या है। भारत ने रूस के सहयोग से एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाई है, उसका नाम क्या है। तो वो जो सुपरसोनिक मिसाइल भारत ने रूस की मदद से बनाई है, उसका नाम ब्रह्मोस है। ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को का ये मिला जुला रूप है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा का और मोस मॉस्कोवा नदी का आया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत ने किसकी मदद से बनाई, रूस की मदद से बनाई थी, और भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। अभी हम हाइपरसोनिक पे काम कर रहे हैं, चीन वगैरह कर चुके हैं, रूस कर चुका है ऑलरेडी, अभी हमारा चल रहा है प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कौन सी नदी थी दक्षिण अफ्रीका की जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी थी जो दक्षिण अफ्रीका की जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली नदी दक्षिण अमेरिका की कौन सी है। बताओ भाई, मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली दक्षिण अफ्रीका की नदी हो। यार कॉन्गो दक्षिण अफ्रीका से कितना दूर है, कॉन्गो नदी नहीं है आंसर इसका, वो भूमध्य रेखा को काटती है। एक ने कॉन्गो आंसर दिया, सब कॉन्गो दिए जा रहे हो। माही नदी भारत में है मेरे भाई, लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो। अबे कुछ तो दिमाग लगाओ, दक्षिण अफ्रीका की बात चल रही है, माही नदी भारत में बह रही है, पता नहीं क्या कर रहे हो भाई मेरे, ऐसा मत करो, कौन सी दुश्मनी निकाल लो जन्म की मेरे से। चलो, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है, ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इसके अलावा और क्या लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, किस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, वो भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने कहां से लिया है, वो लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका की खास बात एक और है, क्या, कि ये विश्व का इकलौता ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। विश्व का इकलौता ऐसा देश जिसकी 3 राजधानियां हैं, वो है दक्षिण अफ्रीका। कौन सी 3 राजधानियां हैं इसकी, इनके नाम, जो सबसे कॉमन राजधानी है वो है केप टाउन, सबको पता रहता है नाम। जो दूसरी कॉमन राजधानी है वो है प्रिटोरिया, इसका भी नाम पता रहता है, यहीं प्रिटोरिया जा रहे थे गांधी जी, इनको उतार फेंका था, ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग पर, साउथ अफ्रीका में। तीसरी राजधानी जो अक्सर याद नहीं रहती है
उसका नाम थोड़ा सा अलग है, वो है ब्लूम फाउंटेन। ठीक है, ये 3 राजधानियां हैं जो कि इकलौता ऐसा देश है दक्षिण अफ्रीका जिसकी 3 राजधानी है। 3 क्यों है? एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका, तीनों अलग अलग है। जैसे भारत में दिल्ली में ही है सब चीजें, सुप्रीम कोर्ट भी वही है, संसद भी वही है, मंत्रिपरिषद भी वही है, लेकिन यहाँ अलग अलग हिसाब किताब है। ठीक है, भारत का, चलो एक क्वेश्चन बता दो यहीं से फिर, भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियां होंगी? भारत का राज्य जिसकी 3 राजधानी होंगी वो कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। चलो अभी सही दे दिया है योगेंद्र ने आंसर, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। कौन सी 3 राजधानियां हैं इनके, और आंसर दे दो जरा इनकी। जो आंध्र प्रदेश है इसकी 3 राजधानियां कौन कौन सी बन रही हैं, इसका और आंसर दे दो जल्दी से। जो आंध्र प्रदेश है इसकी 3 राजधानियां कौन कौन सी बन रही हैं, इसका और आंसर दे दें तो कौन कौन सी हैं? एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। ठीक है, ये 3 राजधानियां बन रही हैं आंध्र प्रदेश की। पहला ऐसा राज्य है भारत का जिसकी 3 राजधानियां होंगी। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। ठीक है, और लास्ट है जापान। जापान से हमने क्या लिया है? तो जापान से हमने लिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो अब डाउट यहां पर एक चीज का ये आता है कि एक मैंने बताया था जो यूके से हमने लिया है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, है ना, विधि का शासन, और ये है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, जो हमने जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि जो भी कानून, जो भी हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिट नहीं होगी। जैसे कल हम कोई कानून बना दे कि जो भी सड़क पर देखे पेल दो से, तो ऐसी उस पर कोई भी लिमिट नहीं होगी, यानी वो आर्बिट्रेरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विधि का जो शासन है वो लिमिट करता है कि कानून ऐसा होगा जिसका कुछ ना कुछ वैलिड वजह होगी। ठीक है, तो ये अंतर होता है विधि का शासन और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में। ठीक है, तो ये वो यहां पर ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, मैंने आपको समझा दिया जो मेन अंतर है। वैसे ये इसमें आपको अंतर जानने की इतनी नीड है नहीं, लेकिन हाँ, अगर यूपीएससी का कोई एग्जाम देना चाह रहे हो या पीसीएस का कोई एग्जाम देना चाह रहे हो तब फिर इसकी नीड पड़ेगी। तो उसके लिए याद रखना, विधि का शासन वो थोड़ा पॉजिटिव रहता है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। कुछ भी कानून बनाया जा सकता है और विधि के शासन में कानून ऐसा ही होगा जो कि लिमिटेड हो, जो खिलाफ ना जाए, ठीक है, विरोध ना करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें डाल रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। इसकी पीडीएफ में अभी भेज देता हूं आपको, और क्वेश्चंस में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, कुछ शायद 9-10 क्वेश्चन है, उनको अटेम्प्ट करके देख लेना। ठीक है, और डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल भी आपकी क्लास चलेगी, सैटरडे को भी। ठीक है, वैसे हम सैटरडे को क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन कल भी आपकी क्लास लेंगे क्योंकि जन्माष्टमी मंडे की आपकी जहां तक है छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो संडे और मंडे आपकी छुट्टी रहेगी। संडे को जहां तक है आपकी शायद हिंदी की क्लास हो जाए। ठीक है, तो वो हम बता देंगे, और हिंदी की शायद कल भी चलेगी, तो मैं टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर दूंगा हिंदी और मूल विधि की क्लास का। ठीक है, कल हिंदी और मूल विधि जहां तक है चलेगी तो मैं टाइम आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, क्लियर, और चीजें रिवाइज करते रहो। अब ऐसे ही डेली पूछूंगा धकाधक, क्योंकि ज्योग्राफी अब मैं पढ़ा चुका हूं, और जब पॉलिटी की बात आ रही है, किसी भी देश का नाम आ जाएगा तो ज्योग्राफी में कहीं पे भी किधर भी उठा के आपको ले जा सकता हूं। ठीक है, चीजें रिवाइज करते रहो। ठीक है, ओके भाई, गुड नाइट, मिलते हैं कल।